सो ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट. वैलिडेट स्कोप इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ द कंप्लीटेड प्रोजेक्ट डिलीवरेबल. मतलब वैलिडेट स्कोप का मतलब ये है कि आपने ठप्पा लगा दिया. इसका इक्विवेलेंट जो हमें एजाइल में मिलता है वो है कि हम उससे जब डिलीवरेबल को क्या कहते हैं जी उसको, उसमें भी वैलिडेट कुछ ऐसे उसका नाम है, वहां पे भी हम वैलिडेशन करते हैं, एक्सेप्टेंस करते हैं. तो यूजर एक्सेप्टेंस का अमल दरअसल वैलिडेट स्कोप के प्रोसेस में हो रहा होता है. तो वहां पे हम वैलिडेट डिलीवरेबल कर रहे होते हैं, तो उसमें मतलब उसका क्वालिटी कंट्रोल स्कोप वगैरह सब हो जाए और हम उनकी वो शराइत पूरी करते हैं. असल में एजाइल के अंदर ज्यादा जोर डॉक्यूमेंटेशन पे नहीं है. मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्यूमेंटेशन होती नहीं है, लेकिन ज्यादा जोर डॉक्यूमेंटेशन पे नहीं है. ज्यादा जोर जो है वो डिलीवरेबल के ऊपर है. भाई चीज चलती हालत में होनी चाहिए. डॉक्यूमेंटेशन बेयर मिनिमम और नेसेसरी उतनी रिक्वायर्ड है जो काम करने के लिए जरूरी है. बिला वजह के फजूल किस्म की डॉक्यूमेंटेशन, पता लगे प्रोजेक्ट 4 घंटे का और आप 10 घंटे की डॉक्यूमेंटेशन लेके बैठे हुए, तो शायद दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दैट केस. जो वेरीफाई हो जाएगा डिलीवरेबल ऑब्टेन फ्रॉम द कंट्रोल क्वालिटी प्रोसेस, वो आएगा वैलिडेट स्कोप के लिए. यहाँ पे भी रूल वही है कि लेकिन हम उसको एज सच इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं देखते एजल में, लेकिन पहले उसका क्वालिटी कंट्रोल ही होता है और फिर बाद में उसका स्कोप वैलिडेट होता है. प्रोसेस वही रहेगा. तो वन ऑफ द आउटपुट्स ऑफ वैलिडेट स्कोप इज एक्सेप्टेड डिलीवरेबल. जब वैलिडेट स्कोप देखें, डिलीवरेबल आया एग्जीक्यूशन से, क्वालिटी कंट्रोल के पास आ गया, क्वालिटी कंट्रोल ने उसे वेरीफाई कर दिया. वेरीफाई हुआ डिलीवरेबल वैलिडेट स्कोप के पास जाता है. वो जब उसका चेक कर लेता है और उसको पास कर देता है या उसकी क्या कहते हैं वैलिडेशन कर देता है, तो इट बिकम्स एन एक्सेप्टेड डिलीवरेबल. मतलब उसकी यूजर एक्सेप्टेंस हो गई. अब ये चीज जस्ट इज टू बी हैंडेड ओवर टू द कस्टमर, that are formally signed off and approved by the authorized stakeholder. Therefore, the stakeholder needs to get involved early on during planning, sometimes initiating as well, and to provide inputs about quality of deliverables so that quality control can assess the performance and recommend necessary changes. तो क्वालिटी कंट्रोल का जो अमल है वो जब रिक्वायरमेंट्स उठाई जा रही होती हैं, वो जब हमने कहा ना कलेक्ट रिक्वायरमेंट, तो उसमें जब प्रोडक्ट का स्कोप डिटरमिन हो रहा होता है तो क्वालिटी भी उसके अंदर ही उसकी रिक्वायरमेंट पिक अप हो जानी चाहिए. रिक्वायरमेंट्स हैव ऑलवेज बीन अ कंसर्न इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि वही तब्दील होती रहती है और मसला रहता है. तो यहाँ पे हमने मसला एजाइल में मसला बहुत ही रिजॉल्व कर दिया. हमने कहा रिक्वायरमेंट्स आने दो, नो प्रॉब्लम. लेकिन उधर हमारा मसला अभी ट्रेडिशनल में कायम है. Have continued to gain more attention in profession. As the global environment becomes more complex, organizations are starting to recognize how to use business analysis to their competitive advantage. अब क्या काम आप बिजनेस एडवांटेज से ले रहे हैं, बिजनेस एनालिसिस से ले रहे हैं. हम बिजनेस एनालिसिस को कहते हैं कि प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले तुम जरा रिक्वायरमेंट तो इकट्ठी करो और इन डेप्थ रिक्वायरमेंट इकट्ठी करो और फिर उसकी बिजनेस केस ये वो सब कुछ बनाओ. तो लाजमी बात है कि रिक्वायरमेंट्स काफी तफसील में, तो रिक्वायरमेंट्स की गैदरिंग और मेंटेनेंस और मैनेजमेंट और कंट्रोल, दिस क्लासिकली बिकम्स अ बिजनेस एनालिसिस सब्जेक्ट. और अगर आपका बाद में प्रोजेक्ट शुरू होता है तब प्रोजेक्ट मैनेजर आएगा और वो बिजनेस एनालिस्ट के, क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट प्रोडक्ट के स्कोप को ज्यादा बेहतर समझता है, तो वो उसके साथ मिल के काम करेगा. और वो बिजनेस एनालिस्ट अगर प्रोडक्ट के स्कोप को का जिम्मेदार हो तो प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट के स्कोप का जिम्मेदार होगा. हैविंग सेड दैट, हमें यह बात भी पता है कि ऑर्गेनाइजेशन इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि उनके पास बिजनेस एनालिस्ट भी हो और प्रोजेक्ट मैनेजर भी हो. तो कभी कभी वही बिजनेस एनालिस्ट बेचारा जिसने वो इनिशियल काम किया था उसी को प्रोजेक्ट पकड़ा दिया जाता है, या फॉर दैट मैटर जिस बंदे को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए रखा जाता है उसी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बिजनेस एनालिसिस भी करेगा. नो प्रॉब्लम एट ऑल, दिस इज वेरी मच एक्सेप्टेबल. मतलब ये है कि हमने ये बात आपको बताई, पहले से बताता आ रहा हूं कि आपको ना सिर्फ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर बल्कि बिजनेस एनालिस्ट भी तैयार होना है. आपके अंदर ये दोनों फंक्शंस होने चाहिए, दोनों कैपेबिलिटीज होनी चाहिए. जहां तक रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, जैसे मैंने आपको बताया कि है तो बुनियादी तौर पे ये रिक्वायरमेंट्स वाले का काम, मतलब बिजनेस एनालिसिस का काम, लेकिन चूंकि आपको एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना पड़ता है तो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की प्रैक्टिस गाइड के ऊपर भी आपको अबूर हासिल होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट
कि क्या क्या तरीके हैं गैदर करने के। एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस एनालिसिस में स्टार्ट बिफोर प्रोजेक्ट इनिशिएटेड एंड अ प्रोजेक्ट मैनेजर साइन। इस स्टैंडर्ड के मुताबिक द रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस स्टार्ट्स विद अ नीड्स असेसमेंट। एज सुन एज हमें वो बिजनेस नीड एग्जिस्ट करती है तो बस समझ लीजिए कि आपकी कार्रवाई शुरू हो गई है, विच में बिगिन इन पोर्टफोलियो प्लानिंग, इन प्रोजेक्ट प्लान, प्रोग्राम प्लानिंग और विद इन अ डिस्क्रीट प्रोजेक्ट। कहीं से भी इसकी कहानी शुरू हो सकती है। यहां पर एलिसिट, एलिसिट का मतलब क्या होता है? एलिसिट का मतलब होता है कि आप एक तो है ना कलेक्ट रिक्वायरमेंट, कलेक्ट रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इस्तेमाल करते हैं कि रिक्वायरमेंट पहले से पता है, हम जरा कलेक्ट कर रहे हैं कि कोई और चीज रह तो नहीं गई, और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि रिक्वायरमेंट्स हम लोगों को पता है वो बता देंगे। एलिसिट का मतलब है कि जिसने रिक्वायरमेंट बतानी है उसको खुद नहीं पता उसने क्या बताना। मतलब ये कि वो शायद अपनी रिक्वायरमेंट्स को बयान भी करने की सलाहियत नहीं रखता। अब एज अ बिजनेस एनालिस्ट या प्रोजेक्ट मैनेजर जब आप उसके पास जाते हैं तो यू शुड बी एबल टू यू नो इंटरप्रेट व्हाट ही नीड्स, और उस बंदे को हम एजुकेट भी कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट भी कर सकते हैं, गाइड भी कर सकते हैं। उसके दिल में क्या है वो समझने की हम कोशिश करते हैं और हम उसे एजुकेट करते हैं, हम उसे ब्लैकमेल नहीं करते, जो कि आमतौर पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में होता है। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि यार कस्टमर एक बात नहीं बता सक रहा, आप लोग उससे क्लैरिफाई भी नहीं कर रहे, आप बेवकूफ बना रहे हो उसको और वो बेवकूफ बने जा रहे हैं और आप लगाए जा रहे हो। दिस इज रॉन्ग। जब कस्टमर बयान ना कर पा रहा हो, प्रोजेक्ट करना है ना आपने, बाद में आप ही को मुसीबत पड़ेगी, तो आपको चाहिए कि आप उस वक्त उसके सामने चीजें खोल के रखें कि सर मिसाल के तौर पे वो ग्लास ऑर्डर करना चाहता है, तो आप उसे कहते हैं सर कैसा ग्लास हो, बस जैसा ग्लास होता है वैसा ग्लास हो। अब ही इज अनएबल टू डिफाइन, सर मतलब कितना बड़ा ग्लास हो, दरमियाने साइज का ग्लास हो जाए। अच्छा सर ग्लास की क्वालिटी कैसी हो, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। नो, ही इज नॉट एबल टू डिफाइन एनीथिंग, और मुझे बड़े स्पेसिफिक चीजें चाहिए। अब आप मुझे बताइए मैं कैसे करूं ये काम? मैं हूंगा तो मैं ये करूंगा कि मैं मुख्तलिफ साइजेस के और मुख्तलिफ क्वालिटीज के कुछ ग्लास ला के टेबल पे रख दूंगा और उसे पूछूंगा सर इसमें से चुन ले आपको कौन सा अच्छा लगता है। और फिर मैं जब वो कोई चुन भी लेगा तो फिर मैं उसको कहूंगा सर इससे जरा थोड़ा बड़ा होना चाहिए या छोटा थोड़ा छोटा होना चाहिए, इसका डाया इतना होना चाहिए उतना होना चाहिए, कोई और हिसाब किताब। ग्लास का मैटर जो है वो इस तरह का होना चाहिए या इस तरह का होना चाहिए, कलर्ड ग्लास हो कि ट्रांसपेरेंट हो, उसमें बुलबुले नजर आते हो कि ना नजर आते हो। इस तरह से हम उसको एजुकेट करते 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 उसकी डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन पे ले जाते हैं। हाँ, साथ साथ हम उसको ये भी एजुकेट करते हैं कि अगर आप क्वालिटी बढ़ाते जाएंगे, ज्यादा अच्छा माल लेंगे तो भाई पैसा ज्यादा लगेगा, महंगा मिलेगा। तो उसको फिर आप साथ साथ गाइड करते हैं, वो कहता है कि नहीं यार ये बहुत अच्छा लग रहा है, आप कहते हैं अच्छा तो लग रहा है, हम आपको बना भी देंगे लेकिन इसकी कॉस्ट ये होगी, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं? हो ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तो अच्छा फिर इसके बाद ये है, इसके बाद ये, जैसे दुकानदार सेल करता है आपको, इस तरह आपने बाकायदा बिजनेस एनालिस्ट या प्रोजेक्ट मैनेजर की हैसियत से अपना माल उसको सेल करना है। तो एलिसिट करें उसे, उगलवाएं, एलिसिट का मतलब उगलवाएं, डॉक्यूमेंट करें वो जो कुछ उससे आपने उगलवाया है, और मैनेज करें स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट्स को। अब स्टेक होल्डर ने जब एक बार रिक्वायरमेंट दे दी ना, वो थोड़ी देर बाद फिर अब वो एजुकेट हो गया ना, थोड़ी देर इसमें ये भी डाल दो, तो ये रिक्वायरमेंट बदलेंगी और उनका भी हमें स्टेट को वो क्या कहते हैं रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि यार ये क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या हो गया। तो दिस टेक्स प्लेस विद इन द प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट प्रोसेस। ये सारा काम हम प्रोजेक्ट स्कोप का हिस्सा समझते हैं। ट्रेंड्स और इमर्जिंग प्रैक्टिसेस फॉर प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू फोकस ऑन कोलैबोरेटिंग एंड बिजनेस एनालिसिस। अब ये दो एरियाज हैं। कोलैबोरेशन तो एजाइल की तरफ चला जाता है, और जो बिजनेस, बल्कि एजाइल भी नहीं जाता, बिजनेस एनालिसिस और प्रोजेक्ट मैनेजर का कोलैबोरेशन, और बिजनेस एनालिसिस के प्रोफेशनल का नॉलेज वो भी। तो क्या क्या चीजें? डिटरमिन प्रॉब्लम्स एंड आइडेंटिफाई बिजनेस नीड्स, आइडेंटिफाई एंड रिकमेंड वायबल सॉल्यूशन फॉर मीटिंग दोज नीड्स। मेरा मतलब है आप करें ना रिकमेंड, उससे आप उसे गाइड करें ना। एलिसिट डॉक्यूमेंट एंड मैनेज स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट्स इन ऑर्डर टू मीट बिजनेस एंड प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। अच्छा, आप स्टेक होल्डर को ये भी कहेंगे कि सर आपका मकसद पानी पीना है या डेकोरेशन लेना है?
आप जो एडिशंस करते जा रहे हैं रिक्वायरमेंट में, वो तो ग्लास की डेकोरेशन हो रही है, सोने का ग्लास हो जाए, गोल्ड प्लेटेड हो जाए, आप बताएं कि पीने में अच्छा हो या देखने में अच्छा हो? क्योंकि जो चीज आप देखने में अच्छी मांग रहे हैं वो शायद इज गोइंग टू कॉस्ट यू अलॉट, तो वो उसके सामने रखे हैं हकीकत। तो उसके हिसाब से अब आप देखें, कोई बहुत ही अमीर आदमी को मैं सोने के प्लेटों में खाना खाऊंगा, तो उसकी मर्जी भाई, वो अफोर्ड कर सकता है, उसको वो क्वालिटी चाहिए तो ठीक है। लेकिन आपने ये अच्छी अच्छी तरह से स्टेक होल्डर को या कस्टमर को अंडरस्टैंड करवाना है कि ये उसकी औकात के अंदर आती हो, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाएगी तो वो अफोर्ड नहीं कर सकेगा। फैसिलिटेट द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस एंड आर एंड रिजल्ट। फिर जनाब प्रोसेस एंड्स विद द रिक्वायरमेंट्स क्लोजर, जब रिक्वायरमेंट्स सारी क्लोज हो जाती हैं, मुकम्मल हो जाती हैं, विच ट्रांजिशन द प्रोडक्ट, फिर जब रिक्वायरमेंट मुकम्मल हो जाती हैं, बाय पाया तकमील पहुंच जाती हैं, तो हम ये प्रोडक्ट किसके हवाले करते हैं? रिसिपिएंट के। रिसिपिएंट कौन है? मेरा एंड यूजर है। और अब मुझे ये भी देखना है, ये भी मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि इन ऑर्डर टू मेजर, मॉनिटर, रियलाइज एंड सस्टेन बेनिफिट्स ओवर टाइम, मतलब इसको चेक करके हम उसके हवाले तो करेंगे, और साथ ये भी इंश्योर करेंगे कि इस ग्लास से जो बेनिफिट्स आने थे वो आ सके, वो इस काबिल हो के वो आ सके, और उनको संभाला जा सके, सस्टेन किया जा सके। तो मतलब ऑल्दो मैं तो ग्लास देके चला जाऊंगा, मैंने तो बेनिफिट नहीं देना, लेकिन मैं इस तरह का ग्लास देके जाऊं जो इतना मजबूत हो और इतना अच्छा हो कि वो उन बेनिफिट्स को जो कि इससे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं उनको रियलाइज करने में ओवर टाइम पॉसिबल बना दे। तो ये जनाब आपकी सस्टेनेंस की बात आ गई। रोल with responsibility to conduct business analysis should be assigned to resources with sufficient business analysis skills and expertise। मतलब ये है कि अगर तो आप ये समझते हैं कि आपको बिजनेस एनालिसिस का भी काम आपसे कराया जाना है और आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो फिर तो ये जरूरी है कि आप बिजनेस एनालिसिस पढ़ लें। मतलब मैं ये समझता हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल है, आपको एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर बिजनेस एनालिसिस का होना चाहिए। मैंने सिर्फ इस वजह से बिजनेस एनालिसिस में भी सर्टिफिकेशन की थी कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजर तो आती है, मैं जरा इसको देखूं तो सही कि बिजनेस एनालिसिस के साथ मुझे क्या फायदा होता है, और आप उसका मुझे एहसास होता है कि वो बड़ा अच्छा डिसीजन है। इफ अ बिजनेस एनालिस्ट इज असाइंड टू अ प्रोजेक्ट, अगर तो अलग से है, असाइन किया जाता है, तो जैसे मैंने कहा रिक्वायरमेंट रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उनकी जिम्मेदारी उस पर होगी, और प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो रिक्वायरमेंट रिलेटेड वर्क जो है उससे अकाउंटेड फॉर होगा। मतलब आई मीन प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो प्रोजेक्ट स्कोप का जिम्मेदार होगा, रिक्वायरमेंट रिलेटेड वर्क का नहीं होगा। एंड दैट रिक्वायरमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज आर परफॉर्म ऑन टाइम एंड विद इन बजट। ये काम जो है ये प्रोजेक्ट मैनेजर ने देखना है, मगर वो जो चीज बनती है उसकी जिम्मेदारी बिजनेस एनालिस्ट के ऊपर है। रिलेशनशिप बिटवीन प्रोजेक्ट मैनेजर एंड द बिजनेस एनालिस्ट शुड बी अ कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप, क्योंकि एक प्रोडक्ट स्कोप को देख रहा है, एक प्रोजेक्ट स्कोप को देख रहा है, अगर अलग अलग है तो कोलैबोरेट होना चाहिए। अब अगर आप दोनों दूसरी, एक मशरिक की तरफ मुंह किए रखे और एक मगरिब की तरफ किए रखे, तो लाजमी तौर पे आपके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, प्रोडक्ट का स्कोप कुछ और चल रहा होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर कोई और कहानी चला रहा होगा, ये नहीं चलेगा। A project will have a higher likelihood of being successful if project manager and business analyst fully understand each other's role and responsibilities to successfully achieve project objective। अगर वो एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के काम को समझेंगे, तो दोनों बेहतर तरीके से उसको मंजिल की तरफ लेके जा सकेंगे। Because each project is unique, the project manager will need to tailor the way project scope management processes are applied। कंसिडरेशन फॉर टेलरिंग जो है, आप उसमें देखते हैं कि नॉलेज और रिक्वायरमेंट्स की क्या मैनेजमेंट है, वो किस तरह से नॉलेज और रिक्वायरमेंट्स कैसे मैनेज होनी है। लाजमी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन इसको हैंडल करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिफरेंट हो सकता है, कम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। वैलिडेशन एंड कंट्रोल किस तरह से होगा, क्या आसान है जो चीज बनाने को दी जा रही है उसका वैलिडेशन और कंट्रोल करना आसान है, मतलब स्कोप वैलिडेशन और स्कोप कंट्रोल आसान होगा या नहीं होगा। डेवलपमेंट की अप्रोच इसकी क्या हो सकती है, स्टेबिलिटी कितनी है रिक्वायरमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जो रिक्वायरमेंट्स आप बता रहे हैं ये क्या फुदकती रहेंगी, बदलती रहेंगी बार बार, या कम हिलेंगी, इसे कहते हैं स्टेबिलिटी। जो रिक्वायरमेंट हमने शुरू में बता दी है, अगर वो स्टेबल रहने का इम्कान है तो मैं प्रिडिक्टिव मेथड पे चला जाऊं, और अगर वो स्टेबल रहने का इम्कान नहीं है तो मैं एडाप्टिव पे चला जाऊं। डिसीजन मेकिंग करनी है ना मैंने। और गवर्नेंस क्या है आपकी ऊपर से नीचे की तरफ,
उस गवर्नेंस को भी मलूज़ खातिर रखना है कि क्या असूल और ज़वाबित हैं, क्या हमारे ऊपर कवानीन लागू हो रहे हैं, उनको भी हमने अपनी स्कोप के काम के अंदर उसको कंसिडर करना है। नॉलेज एंड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के हवाले से, डज द ऑर्गेनाइजेशन हैव फॉर्मल और इनफॉर्मल नॉलेज एंड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम? क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म अवेलेबल है जो रिक्वायरमेंट्स का कोई आर्काइव रखता हो, डेटाबेस रखता हो, या उनका कोई एनालिसिस का तरीका, कोई सिस्टम हो हमारे पास? व्हाट गाइडलाइंस शुड बी प्रोजेक्ट मैनेजर एस्टेब्लिश फॉर रिक्वायरमेंट्स टू बी रीयूज्ड इन द फ्यूचर? तो ये इससे हम आइंदा क्या इस्तेमाल में ला सकेंगे? वैलिडेशन और कंट्रोल के हवाले से, does the organization have any existing formal or informal validation and control related policies, procedures or guidelines? तो ये वो क्वेश्चन हैं जिनको आप कंसिडर करेंगे। उसकी रोशनी में आपकी टेलरिंग में आसानियां या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसी तरह आपकी डेवलपमेंट अप्रोच क्या है? डज द ऑर्गेनाइजेशन यूज एजाइल अप्रोचेस इन मैनेजिंग प्रोजेक्ट? अगर करती है तो फिर लाजमी बात है कि हमें वो कंसिडर करना पड़ेगा। इज द डेवलपमेंट अप्रोच आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल? इज द प्रेडिक्टिव अप्रोच यूज्ड? विल अ हाइब्रिड अप्रोच भी प्रोडक्टिव? ये है लाइफ साइकिल सिलेक्ट करने के लिए आपकी डेवलपमेंट अप्रोच। स्टेबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट के हवाले से, आर देयर एरियाज ऑफ द प्रोजेक्ट विद अनस्टेबल रिक्वायरमेंट्स? डू अनस्टेबल रिक्वायरमेंट नेसेसिटेट द यूज ऑफ लीन, एजाइल और अदर एडाप्टिव टेक्निक्स अंटिल दे आर स्टेबल एंड वेल डिफाइंड? ये भी मुमकिन है हाइब्रिड इस्तेमाल करें, जहां पे अनस्टेबिलिटी ज्यादा है वहां पे हम एजाइल इस्तेमाल करने, इर्द गिर्द हम प्रोडक्टिव इस्तेमाल करने, ऐसा भी मुमकिन है। इसको हाइब्रिड कहेंगे। इसी तरह से भी आप हाइब्रिड डिजाइन कर सकते हैं। फिर गवर्नेंस का रोल है, डज द ऑर्गेनाइजेशन हैव अ फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑडिट एंड गवर्नेंस पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइंस? एक निजाम होना चाहिए ना ऑर्गेनाइजेशन का। अगर ऐसा कोई निजाम एग्जिस्ट करता है तो फिर डिसिप्लिन होगा, ज्यादा बेहतर तरीके के साथ काम हो जाएगा। एजाइल और अडैप्टिव एनवायरनमेंट के हवाले से, इन प्रोजेक्ट्स with evolving requirements, high risk or significant uncertainty, the scope is often not understood at the beginning of the project or it evolves during the project. तो मतलब ये हुआ कि जहां पे रिक्वायरमेंट स्टेबल नहीं होती, इवॉल्व करती रहती हैं, फिरती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, वहां पर आपको स्कोप डिटरमिन करने में मुश्किलात का सामना है और हमें स्कोप का दरवाजा खुला रखना पड़ेगा। एजाइल मेथड्स deliberately spend less time trying to define and agree on scope in the early stages of the project and spend more time establishing the processes for its ongoing discovery and refinement. ये है जी ब्यूटी आपके एजाइल मेथड की, कि हम बजाय इसके कि ये झगड़े में पड़े रहें कि रिक्वायरमेंट पूरी मुझे दो, जब तक पूरी नहीं दोगे मैं नहीं काम शुरू करता। मैं यहाँ पे आपकी मदद के लिए बैठा हूं, मैं कहता हूं आप काम सर बताएं, मैं शुरू करता हूं। रिक्वायरमेंट बदलती नहीं, फिक्र ना करें, जो आप कहेंगे वैसे हो जाएगा। आप मुझे बताएं कि इतनी फैसिलिटेशन के बाद कौन आपसे काम ना करवाना चाहे। Many environments with emerging requirements find that there is often a gap between the real business requirement and the business requirement that were originally stated. अब ये भी एक सिनेरियो है कि जब हम रिक्वायरमेंट्स स्टैब्लिश कर रहे होते हैं तो एक आइडियलाइज्ड पिक्चर हमारे ज़हन में होती है, लेकिन जब हम काम करना शुरू करते हैं तो पता चलता है नहीं यार, रिक्वायरमेंट तो ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी, ऐसे नहीं वैसे होनी चाहिए थी। तो मतलब जो प्रैक्टिकल बिजनेस रिक्वायरमेंट्स में चेंज, तो real business requirements will differ from what we originally stated. Therefore, agile method purposefully build and review prototypes and release versions in order to refine the requirement. बड़ी खूबसूरत बात है कि भाई अगर आपको नहीं पता, मतलब आप टैंक बनाने चले हैं, आपको नहीं पता हाउ विल इट अल्टीमेटली लुक लाइक, तो एकदम टैंक तो नहीं बन जाएगा। ऐसा करते हैं, उसके सारे फीचर्स के मुताबिक उसकी एक तस्वीर बना लेते हैं और उसमें देखते हैं कहाँ कहाँ कौन सा फीचर अटैच हुआ हुआ होगा और उसको अप्रूव कर लेते हैं। पहले आपने जब तस्वीर बताई तो ये प्रोजेक्ट का एक स्मॉल पार्ट हो गया। इसको आइटरेटिव प्रोसेस कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, हाँ आइटरेटिव कहते हैं कि आप अंदर पहले एक तस्वीर बनाना प्रोजेक्ट था। तस्वीर से जब वो बन गई और उसमें मोटी मोटी बातें समझ आ गई रिक्वायरमेंट्स की, तो फिर हमने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, इसका एक 3D मॉडल बना लेते हैं, छोटा सा टैंक बना लेते हैं और उसमें देखते हैं कहाँ क्या चीज लगी होगी। फिर आपने वो किया, उसमें आप बाकायदा 3D में घुमा घुमा के देख सकते हैं। उसके बाद आप कहते हैं अच्छा ऐसा करते हैं, कंप्यूटर जनरेटेड व्यू बनाते हैं,
उसमें जूम इन आउट की भी फैसिलिटी होगी। तो आप क्या करें, आप प्रोटोटाइप्स बना रहे हैं और चीजों के अंदर अप्रूवल्स होते जा रहे हैं और आपकी रिक्वायरमेंट्स फॉर्म होती जा रही हैं और आप एक एक लेवल अंदर जा रहे हैं। फिर एक वक्त आएगा जब आप कहेंगे कि बस अब ये सब कुछ फिक्स हो गया, अब ऐसा करें कि मुझे एक छोटे साइज मिनी साइज का 3 फुट का तकरीबन टैंक बना के दिखाएं और उसमें सारी चीजें जो है वो मूविंग पार्ट जरूर होंगे लेकिन वो एक्शन नहीं करेगा, गोलाबारी नहीं करेगा। हम कहेंगे अच्छा ठीक है जी, ये अब मेरा प्रोजेक्ट बन गया, मैंने इसको बनाया, आपको दिखाया, आपने उसमें कोई गलतियां निकाली, कुछ करेक्शंस बताई और उसके बाद जनाब अब हमने उसका ओरिजिनल साइज में एक्चुअल चीज बनाने की कोशिश शुरू कर दी। उसका भी एक प्रोटोटाइप बनेगा, वो दिखाया जाएगा, चलाया जाएगा, उसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो फिर हम प्रोडक्शन में निकालेंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये एजाइल हो रहा है काम। आप शायद समझे नहीं कि ये एजाइल चले, एजाइल ना भी कहें, अडाप्टिव तो हो ही रहा है, इंक्रीमेंटल तो हो ही रहा है। खैर जी, ये वो चीजें थी जो जनरली हमें स्कोप के बारे में पता होनी चाहिए। तो पहला हमारा जो एरिया है वो स्कोप मैनेजमेंट प्लान बनाना है, प्लान स्कोप मैनेजमेंट। और प्लान स्कोप मैनेजमेंट के प्रोसेस में दरअसल एक नहीं बल्कि दो चीजें होती हैं। स्कोप मैनेजमेंट प्लान इज अ प्रोसेस क्रिएटिंग अ स्कोप मैनेजमेंट प्लान और साथ साथ रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान भी। की बेनिफिट इसके हैं जी कि दिस प्रोसेस इट प्रोवाइड्स guidance and direction on how scope will be managed throughout the project. Process is performed once or at predefined point. ये है अभी ट्रेडिशनल की बात हो रही है, एजाइल की बात नहीं हो रही। इनके इनपुट टूल टेक्निक्स क्या होंगे और इसी तरह इसकी रिक्वायरमेंट्स भी इसमें आ जाती हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ये चीज क्लियरली नजर आएगी। आप ये देखेंगे अब चीजें बहुत आसान हो जाएंगी क्योंकि हम इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, हम इस डायग्राम से वाकिफ हैं, तो हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा क़यामत नहीं है। देखिए जी, चार्टर होना चाहिए। आपको मैंने बताया था कि जो भी मैनेजमेंट प्लान बनेगा, जैसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बना तो उसके लिए भी चार्टर चाहिए था। अब हम स्कोप मैनेजमेंट प्लान बना रहे हैं तो चार्टर भी चाहिए और मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान भी चाहिए। मतलब किस हालत में, जिस भी हालत में बना हुआ है, मगर तकमील तो उसकी अभी नहीं हुई, अभी वो बन रहा है, लेकिन जिस भी हालत में है उसमें जो जो चीजें भी हैं, मिसाल के तौर पे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल अगर आपको मौजूद है, अगर डेवलपमेंट अप्रोच उसमें मौजूद है, अगर क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में कोई गाइडलाइन मौजूद है, जबरदस्त, यही चीजें हमें चाहिए। फिर एंटरप्राइज नॉन रिफ्लेक्टर और प्रोसेस एसेट्स और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स, ये दोनों तो हमें एनीवेज चाहिए होते हैं, ये हर एक के काम में चाहिए होते हैं। तो ये जनाब चार चीजें मुझे चाहिए होती हैं ये प्लान स्कोप मैनेजमेंट के लिए। अब जनाब बनाना हमने क्या है, आउटपुट की तरफ देखिए। बुनियादी तौर पे तो स्कोप मैनेजमेंट प्लान बनाना था, लेकिन स्कोप मैनेजमेंट प्लान को बनाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट्स स्टैब्लिश करनी पड़ेंगी। तो रिक्वायरमेंट्स भी एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, उनको भी मैनेज करना एक बड़ा काम है। तो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान अलग से बनाया और स्कोप मैनेजमेंट प्लान अलग से बनाया। दोनों में से अगर देखा जाए तो बड़ा जो है वो स्कोप मैनेजमेंट प्लान है, लेकिन रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान का एक पहले बनता है, लेकिन इसका स्कोप छोटा सा है। रिक्वायरमेंट जब स्टैब्लिश हो जाती है तो फिर स्कोप मैनेजमेंट प्लान के थ्रू हम गवर्न होना शुरू हो जाते हैं। फिर रिक्वायरमेंट प्लान हम इसलिए रखते हैं, अगर कभी कोई रिक्वायरमेंट चेंज करनी पड़ी तो क्या करेंगे। टूल जो है इसमें हमें एक्सपर्ट जजमेंट चाहिए। डेटा का एनालिसिस हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें हम वेरियस अल्टरनेटिव एनालाइज करते हैं कि हम ये जो स्कोप मैनेजमेंट प्लान बनाने जा रहे हैं इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और हम किस किस तरह से इसको अंडरटेक कर सकते हैं। और इसके बाद हमारी मीटिंग। खैर ये चीजें वैसे भी थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट होती हैं क्योंकि ये अभी तो मैनेजमेंट प्लान बन रहा है, काम तो आगे शुरू होगा, तो काम की तफसीलात वहां आएंगी। लेकिन यहाँ मुझे चार्टर मिल गया, मुझे यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान इन चीजों के साथ मिल गया, ये चीजें इनपुट हो गई और मैंने दो चीजें निकालनी है, स्कोप मैनेजमेंट प्लान और रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान। तो स्कोप मैनेजमेंट प्लान जो है वो भी एक कंपोनेंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का, और जो आपका रिक्वायरमेंट वो भी एक कंपोनेंट है। जहां तक स्कोप का ताल्लुक है, इसमें स्कोप को डिफाइन किया जाता है, डेवलप किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है और आखिर में स्कोप को वैलिडेट भी किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ स्कोप मैनेजमेंट प्लान एंड द डिटेलिंग ऑफ प्रोजेक्ट स्कोप बिगिन विद द एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द प्रोजेक्ट चार्टर। अब वो चार्टर से कहानी शुरू होती है, इसलिए तो चार्टर इनपुट किया। चार्टर में क्या लिखा हुआ है, क्या काम करना है, उसको फिर ट्रांसलेट किया जाता है प्रोजेक्ट के स्कोप से। लेटेस्ट अप्रूव्ड सब्सिडियरी प्लान्स ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, जो वो भी हमें इनपुट के तौर पे चाहिए। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन अगर कोई है वो भी चाहिए।
हमें इंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर वो भी चाहिए, इनपुट्स की बात कर रहे हैं। तो जनाब यहाँ पे ये 4 चीजें जो अभी मैंने आपको दिखाई, ये चारों चीजें इनपुट में आपको मिल रही हैं। चार्टर तो आप जानते ही हैं, वो हाई लेवल का एक डॉक्यूमेंट था जिसमें हुक्मनामा जारी किया गया था। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में प्रेफरेबली अगर मुझे ये चीजें मिल सकें तो अच्छी बात है, फिर अगर नहीं भी है तब भी मैं काम जारी रखूंगा। क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान का अभी शायद ना बनाओ, लेकिन जब भी बनेगा मुझे मिल जाएगा। द वे द प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट स्कोप विल बी मैनेज कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय हाउ द ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी पॉलिसी मेथोडोलॉजी एंड स्टैंडर्ड आर इम्प्लीमेंटेड ऑन द प्रोजेक्ट। लाजमी बात है कि अभी जो चीज बनाने जा रहा हूं उस प्रोडक्ट की और प्रोजेक्ट की स्कोप तो है ही है, लेकिन उसका क्वालिटी भी तो होगी ना। प्रोजेक्ट की भी क्वालिटी होगी और प्रोडक्ट की भी क्वालिटी होगी। तो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स विल बी गैदर्ड अलोंगसाइड द स्कोप, क्योंकि वो डिलीवरेबल से रिलेटेड है, उन चीजों को चेक करना है। फिर प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल मैटर करता है, डिटर्मिन्स द सीरीज ऑफ फेजेस, क्या फेजेस होंगी, कब कब क्या क्या किया जाएगा थ्रू आउट, फ्रॉम स्टार्ट इंसेप्शन से लेके प्रोजेक्ट के एंड तक प्रोजेक्ट को कितने हिस्सों में बांटा गया है, और इसके क्या अप्रोचेस, कौन सी वाली अप्रोच आपने डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल की है, कौन सा तरीका, आप वाटरफॉल मॉडल पे जा रहे हैं या ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जा रहे हैं प्रेडिक्टिव पे, या आप आइटरेटिव, अडॉप्टिव, इंक्रीमेंटल, एजाइल, हाइब्रिड, किस पे काम कर रहे हैं। ये आपकी डेवलपमेंटल अप्रोच है। एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर में से जो चीजें आपके काम की हो सकती हैं इस स्टेज के ऊपर, वो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर आपको पता होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रही है, मार्केट प्लेस कंडीशंस क्या है, इससे आपको स्कोप डिटरमिन करने में आसानी होगी। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स में आपको पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स का इल्म होना चाहिए, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, लेसन लर्न वगैरह का पता हो, तो आपके लिए ये काम भी आसान हो जाएगा। टूल्स जो हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें जैसे हम पहले भी बात करते रहे हैं, एक्सपर्ट जजमेंट अभी भी हमें चाहिए, लेकिन अब इन स्कोप के एरिया जिसकी बात हो रही है उसके मुताबिक चाहिए, डाटा एनालिसिस इसके मुताबिक चाहिए, और मीटिंग्स चाहिए। अगर आप गौर करें तो यही चीजें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को बनाने के लिए भी रिक्वायर्ड थी। तो जनाब, हाँ ये था जी एक्सपर्ट। हाँ, तो एक्सपर्ट जजमेंट में हमें प्रीवियस सिमिलर प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डाटा चाहिए हो सकता है, और इंडस्ट्री और डिसिप्लिन वगैरह और एप्लीकेशन एरिया के बारे में, तो ये हमारे लिए मददगार साबित होगा। डाटा एनालिसिस टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस। अभी तो स्कोप पूरा हमने बनाना है, लेकिन स्कोप के जो भी प्रोसेस होंगे उनके अंदर जहां जहां डाटा एनालिसिस होना है वो कैसे होगा, उनके लिए कौन से टूल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वेरियस वे ऑफ कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट, elaborating the project and product scope, creating the product, validating the scope, controlling the scope, all these jobs इनका डाटा एनालिसिस करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। क्योंकि क्योंकि स्कोप मैनेजमेंट प्लान जब बनेगा तो यहाँ पे वो तरीके वजह किए जाएंगे। फिर मीटिंग्स हैं आपकी, प्रोजेक्ट टीम्स में अटेंड प्रोजेक्ट मीटिंग्स टू डेवलप द स्कोप मैनेजमेंट प्लान। अटेंडीज में इंक्लूड प्रोजेक्ट मैनेजर, स्पॉन्सर, ये वो बाकी तमाम लोग। और नतीजे में स्कोप मैनेजमेंट प्लान और रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों चीजें यहां से निकलेंगी और इनको डिफाइन कर लेते हैं। जहां तक स्कोप मैनेजमेंट प्लान इसके बारे में हमने बात कर चुके हैं कि स्कोप को डिफाइन, डेवलप, मॉनिटर, कंट्रोल और वैलिडेट करना, पहले भी बात हुई है। कंपोनेंट ऑफ रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान कैन इंक्लूड, रिक्वायरमेंट के हवाले से, कि ये भी ऊपर टॉपिक गलत लिखा हुआ है, ये रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। हाउ रिक्वायरमेंट्स एक्टिविटीज विल बी प्लान, ट्रैक्ड एंड रिपोर्टेड। रिक्वायरमेंट की एक्टिविटीज जो है उनको कैसे प्लान और ट्रैक और रिपोर्ट किया जाएगा। प्रोसेस दैट एस्टैब्लिशेस हाउ द स्कोप बेसलाइन विल बी अप्रूव्ड एंड मेंटेन्ड, एंड प्रोसेस दैट स्पेसिफाई हाउ फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ द कंप्लीटेड प्रोजेक्ट डिलीवरेबल विल बी ऑब्टेन्ड। तो ये वो चीजें हैं जो हमें उसके अंदर देखनी होगी। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान जैसे हमने कहा कि क्या काम करेगा, ये देखिए यहां से प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को एनालाइज करेगा, डॉक्यूमेंट करेगा और मैनेज करेगा। हाउ रिक्वायरमेंट एक्टिविटीज विल बी प्लान, ट्रैक, कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, रिक्वायरमेंट की प्रायोरिटाइजेशन कैसे होगी, मैट्रिक्स दैट विल बी यूज्ड एंड द रैशनल फॉर यूजिंग देम, और अल्टीमेटली ट्रेसेबिलिटी। रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बनता है जिससे हम पता करते हैं कि ये रिक्वायरमेंट कहाँ से जनरेट हुई थी, इससे क्या हुआ, इससे कौन सी मतलब
प्रोडक्ट का स्कोप में कौन सा फीचर डला और उससे कौन सा प्रोडक्ट में किस जगह पे वो लगा, मतलब पूरा ट्रैक मिल सकता है कि हर रिक्वायरमेंट का असर कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है। क्योंकि कल कला अगर एक रिक्वायरमेंट बदल जाए या खत्म हो जाए तो मुझे फिर उसका पूरा थ्रेड चेक करना पड़ेगा, ट्रेस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि भाई ये क्यों खत्म हुआ है और कहाँ कहाँ से इसको एलिमिनेट किया जाए। पता लगे कि कोई प्रोडक्ट ही एलिमिनेट हो जाती है इस एक रिक्वायरमेंट को खत्म करने की वजह से। मेरा ख्याल है कि मैं यहाँ पे आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम भी तकरीबन हुआ चाहता है और ये हमारा प्रोसेस भी पहले वाला कंप्लीट हो गया है। अभी कल जो हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे, कल मंडे है और हम तकरीबन वही 10 बजे के टाइम के ऊपर इंशाल्लाह मिलेंगे, 10 से 12। और उम्मीद तो है कि मैं एक ही दिन में स्कोप शायद कंप्लीट कर लूं या 2 दिन लग जाए, लेकिन उम्मीद है कि मैं एक दिन में ही कंप्लीट कर लूं और फिर हम अगले दिन टाइम के ऊपर जा सके। तो कल ये याद रखिएगा, हम कलेक्ट रिक्वायरमेंट से इधर से ही शुरू करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू ऑन। यहां तक जी कोई क्वेश्चन आंसर या कोई ऐसी चीज है जो आप पूछना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं? आर यू सेटिस्फाइड विद वट एवर हैज बीन टॉट सो फार? कोई मसले मसाइल तो नहीं? एक मसला आपने बताया था कि जी वो इंटीग्रेशन को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया और उसका मैंने आपको जवाब भी दिया, लेकिन अभी तक जो हमने किया और आज जो हमने चीजें की हैं, इंटीग्रेशन को खत्म किया, स्कोप को शुरू किया, तो इस हवाले से अगर कोई कमेंट या बात हो तो मुझे बताइए। मतलब ठीक है। आज व्हाट्सएप आपके सामने अवेलेबल है, आप उसमें मुझे कमेंट करके दे सकते हैं। मतलब इफ आई कैन इम्प्रूव समथिंग तो मुझे आई विल अप्रिशिएट दैट। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग मेरा ख्याल है सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑर्डिनेशन एंड मतलब आप सुनते रहते हैं मेरी बातें इधर उधर की। सो टेक केयर, इंशाल्लाह कल हम 10 बजे मिलेंगे। कल टेक केयर जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह।